हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमवीर सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शीर्षाचार्य में। मैं आप सभी को कुछ बताने वाला हूं हिंदी के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इन क्वेश्चनों को मेरे साथ आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है वो आपके हिंदी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको इसके लिए हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और इसमें ज़्यादातर आपकी वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर के लिए आपको आपकी हिंदी को में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको इसको पढ़ के इसके बाद के जो क्वेश्चन है इनका जवाब देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, रामधरी सिंह दिनकर का नैरोबी कितने दिन के लिए ठहरने का मौका मिला। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि हमारे से रामधरी सिंह दिनकर को नैरोबी में ठहरने का कितने दिन का मौका मिला। तो हम इसमें जाके पढ़ेंगे तो हमें देखिए पता चलता है कि रामधरी सिंह दिनकर को 1 रात 2 दिन ठहरने का मौका मिला। क्या यहाँ पे कहीं पे ये उत्तर दे रखा है? हाँ, ये रहा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, जिस दिन लेखक नैरोबी पहुंचे उसी दिन वह कहाँ घूमने निकल गए। तो आपको इसके लिए क्या करनी चाहिए? हिंदी में बहुत ज्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख रखा है नेशनल पार्क घूमने निकल गए। तो क्या यहाँ पे कहीं पे नेशनल पार्क लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। ये रहा आपका आंसर दूसरे का। अगला हम चलते हैं। देखिए, किस किस दिन लेखक दिल्ली से बंबई नैरोबी से मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। तो देखिए हम अगर पीछे जाते हैं यहाँ पे तो लिख रखा है यहाँ पे 15 जुलाई, 16 जुलाई और आपका 17 जुलाई। 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई। क्या यहाँ पे जो हमारे पास है क्या यहाँ पे दे रखा है? 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई। 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर आपका है ये गा से गमला। ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। ये रहा अगला। अब देखिए फिर से आपको इन सबके उत्तर देने के लिए आपको हिंदी में बहुत ज्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आपको ये पढ़ के आपको इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनके जवाब देने पड़ेंगे। और मैं आप सभी को पहले बता रहा हूं कविता में से कुछ ना कुछ आएगा जरूर। एक तो जलाते चलो, और एक क्या कहते हैं हमारे कृष्ण जी की, और एक हमारे क्या कहते हैं महाराणा प्रताप की। इन तीन में से कोई ना कोई आपके पेपर में आएगी जरूर, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। जलाते चलो जैसे कि आप जानते हैं, और मैं क्या कहते हैं क्लास में भी पढ़ा चुका हूं कि ये जो है आपकी आपसे कहता है कि आप स्नेह के क्या कहते हैं दिए जलाइए। कभी ना कभी तो क्या आएगा? अंधेरा मिटेगा। भले ही शक्ति चाहे विज्ञान में क्यों ना हो, भले ही शक्ति चाहे कि विज्ञान में नहीं क्यों ना हो, जिससे क्या नाम है अमावस पूर्णिमा जैसी बन जाती है, लेकिन सब कुछ में सब कुछ के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रेम के दिए जलाने चाहिए। इसलिए इस कहानी में हमें प्रेम के दिए जलाने की बात कवि ने कही गई है। अब देखिए आगे चलते हैं हम। ये प्रोस्तुत कविता किसके के लेखक है या फिर कवि का नाम क्या है? तो इसका पहला आंसर है आपका ये रहा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? तो देखिए इसके उत्तर है आपका भलाई के कार्य करने रहने के लिए, दीपावली के दिन पग जलाने के लिए, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करने के लिए, या फिर तीमर मलाने तक नाव चलाते रहने के लिए। तो देखिए भलाई के कार्य करने के लिए दीप हमारे जो क्या कहते हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी कह रहे हैं। इसमें आगे चलते हैं। अब देखिए आगे आपके पास आता है हिंदी व्याकरण का। अब देखिए हिंदी व्याकरण में आपको कुछ हिंदी व्याकरण की कुछ व्याकरण आनी चाहिए। अब देखिए पहले हम पढ़ते हैं आग शब्द का पर्यायवाची क्या है। पहले हम समझते हैं पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची वह शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रात को आप क्या क्या कह सकते हैं? रात, रात्रि, और भी बहुत सारे नामों से जान सकते हैं। अब देखिए आकाश को और क्या क्या बुला सकते हैं हम? आकाश, नील, गगन। अब देखिए हमारे पास दे रखा है आग। आग का पर्यायवाची क्या होगा? तो आग का पर्यायवाची होगा अग्नि। अब देखिए 5 मिठाई मेज पर रेखांकित शब्द पहचान कीजिए। अब देखिए हमें ये बताना है कि ये शब्द क्या है। हमें बताना है क्या कि हमारा जो ये शब्द है वो आखिर है क्या।
ये जो शब्द है हमारा 5, ये आखिर है क्या? क्या वो सर्वनाम है, क्या वो संज्ञा है, क्या वो विशेषण है, क्या वो अवयव है? पहले हम जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। किसी कि पहले हम जानते हैं संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम हमारा होता है जो भी संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है उससे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता है उससे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अवयव क्या होता है? अवयव देखिए ऐसे शब्द होते हैं जिनसे काल, लिंग, यहां तक कि आपके कारक के किसी के भी कारण कोई भी शब्द पे प्रभाव ना पड़े। जैसे कि आज, आज पे किसी भी शब्द पे प्रभाव पड़ेगा। तेज, क्या तेज पे किसी भी शब्द पे प्रभाव पड़ेगा? क्या वो लिंग है या फिर वो स्त्रीलिंग है? नहीं पड़ेगा। जैसे कि वह तेज दौड़ती है, क्या इसमें आप बताइए तेज पे कोई असर पड़ा है? तेज पे कोई असर नहीं पड़ा है, इसलिए अवयव वह होते हैं। अच्छा, अब देखिए विशेषण क्या होता है? विशेषण वह उस शब्द को कहते हैं जो किसी चीज की विशेषता बताता है। क्या 5 इसकी विशेषता बता रहे हैं? मिठाई की, हाँ बता रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? विशेषण। आगे हम चलते हैं। आगे देखिए हमारे को क्या दे रखा है? तुकान शब्द। तुकान शब्द क्या होता है? हमने तुकान शब्दों को इंग्लिश में ही पढ़ा है। तुकान शब्द को कहते हैं हम राइमिंग वर्ड। जैसे कि तो तुकान शब्द का गाड़ी का क्या हो जाएगा? साड़ी। अब देखिए गैया, गैया को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? गाय। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से वही आ गया है, इसलिए मैं आपको पहले ही कहता जोर देता रहता हूं कि हिंदी पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसमें भी आपको इन सबको पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना पड़ेगा। एंजेला कहाँ रहा करती थी? तो देखिए पीछे जाएंगे और हम पढ़ेंगे। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके में कंजंटीन में रहती थी। तो देखिए हम पीछे जाके आगे जाके देखते हैं। एंजेला कहाँ रहा करती थी? एंजेला लंदन के जाने माने इलाके में कंजंटीन में रहती थी, पेरिस में। तो देखिए हमारा देखिए पहले में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, इसलिए हम पहले को चुन लेंगे। अगला देख लेते हैं। एंजेला को किसके साथ समय बिताना पसंद था? आप देखिए हम पीछे जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं एंजेला को जेम्स एंजेला को जेम्स के साथ और कीरा के साथ समय बिताना पसंद था, जो कि उसके क्या थे? मित्र थे। एंजेला को किसके साथ समय बिताना पसंद था? जेम्स और कीरा के साथ। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए एंजेला को कौन सी कहानियां प्यार पसंद आती थी या फिर प्यार था? तो देखिए हम फिर से उधर जाके पढ़ते हैं। तो एंजेला को ताजमहल, एफल टावर, कॉलेजियम की यात्रा की कहानियां जानना पसंद था। ठीक है ना? अब हम आगे जाके देखते हैं क्या यहाँ पे कहीं पे लिख रखा है। ताजमहल, एफल टावर, कॉलेजियम की यात्रा के बारे में। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका गा। अगला देखिए चौथा, माँ अलेक्जेंड्रा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या देखा? माँ अलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य था? देखिए ये जो है क्वेश्चन ये आपकी बुक से लिया गया है। तो माँ अलेक्जेंड्रा के बारे में ये क्वेश्चन कौन सा सिद्ध था? अब बताइए। अब वह असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पढ़ के देखिए। तो अगला दे रखा है, उन्हें असम बिहू और स्त्रियों नृत्यों से बहुत प्रेम था। ठीक है ना? अगला देखिए, उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वह अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका का, कि उन्हें किसके बारे में ज्यादातर जानकारी थी? उन्हें जानकारी थी ज्यादातर किसके बारे में? उन्हें जानकारी थी क्या कहते हैं आपको? असम के बारे में। अगला देखिए, फिर से देखिए आपका फिर से आ गया है। फिर से मैं कहता हूं हिंदी में आपको बहुत ज्यादा महारत हासिल करनी चाहिए। हिंदी बार बार पढ़ते रहिए ताकि आपकी हिंदी वोकैब थोड़ी सुधर सके। ये अब इसमें भी देखिए हमारे को बता रखा है चेतक के बारे में। महाराणा प्रताप के जो प्यारा घोड़ा था चेतक, उनके बारे में बता रखा है। देखिए उसमें इसमें बता रखा है कि जो उनका घोड़ा था वो सबसे ज्यादा तेज था, हवा से भी ज्यादा तेज था, और वह वज्र की तरह क्या कहते हैं शत्रुओं पे प्रहार करता था। उनका जो घोड़ा था बिना कोड़े मारे, बिना महाराणा प्रताप के कोड़े मारे उसे पता चलता था कि महाराणा प्रताप को कहाँ जाना है। उन्हें सब कुछ पता रहता था। ऐसा उनका क्या कहते हैं घोड़ा था।
अब देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में क्या है। अब पहले देखिए हमें पूछा गया है प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है। अब देखिए प्रस्तुत कविता के कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। अच्छा, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। देखिए पहले पैराग्राफ में लिख रखा है चेतक शत्रुओं की सेना पे वज्रपात की तरह टूट पड़ता था, वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। अगला देखिए लेखक सवार उड़ जाता है। अब देखिए इसमें जो सवार है वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसी का नाम क्या था, चेतक था। तो सवार कौन होता है, वह जो घोड़े पे सवारी करता है। तो कौन सवारी करता था चेतक पे, वह सवारी करते थे महाराणा प्रताप। अब देखिए इस कहानी में ये जो कविता मैंने पढ़ी उसमें किसके बारे में बात की गई है, महाराणा प्रताप के घोड़े की फुर्ती, तेजी और चुस्ती के बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अरे फिर आगे अब देखिए गद्य। अब देखिए ये जो है आपकी बुक से लिए गए कुछ क्वेश्चन आंसर है, अगर आपने पढ़ी हो बुक, ठीक है ना। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है गद्य पर पाठ। अब देखिए ये जो हमें इनमें पढ़ के जवाब देने हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे पौधे को भी भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता चल गया। अब देखिए पौधे के बारे में बात की गई है, यानी कि पेड़ के बारे में। तो देखिए पेड़ के बारे में खास बात होती है, पेड़ को पता चल जाता है कि भैया उसे उल्टा लगाया गया है या फिर कैसे लगाया गया है। वो कोशिश करता है कि वह सूरज की किरण की तरफ जा सके। तो देखिए इसमें क्या पता बताने की बात की कि पौधे को क्या पता भेद लग गया कि उसे उल्टा लगाया गया है। आगे देखिए पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं। अब देखिए पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे होते हैं, कौन होते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं जीव जंतुओं के कैसे मित्र होते हैं, वे उनके घनिष्ठ मित्र होते हैं। वो क्या बताते हैं, देखिए क्या करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं हवा को शुद्ध करते हैं। हवा क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। उसमें से जो भी कहते हैं या जहरीली गैसेस होती है उन्हें मिटा देते हैं और एक शुद्ध हवा किसको प्राप्त प्रदान करते हैं, जंतुओं को प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए मैं माखन नहीं खाया ये हमारी बाल कृष्ण की कहानी के ऊपर आधारित एक कविता है। आपने बचपन में पढ़ी होगी माखन चोर के बारे में और स्टोरी भी देखी होगी, ठीक है ना। अब देखिए मैं माखन कैसे खा सकता हूं, इसके लिए श्री कृष्ण क्या तर्क देते हैं। अब देखिए बचपन में हमने जब भी क्या नाम है बाल कृष्ण की कहानियां पढ़ी होंगी तो हमने पढ़ा होगा कि बाल कृष्ण आप क्या कहते हैं मटकियां चुरा लेते थे, मटकियां फोड़ते थे और उसमें माखन खा लेते थे। तो उनकी जब भी मैया क्या कहते हैं माता उनसे पूछते थे कि कृष्ण तुमने ये माखन कैसे खाया। तो देखिए ये तो माखन वो इस सबसे पीछा छुड़ाने के लिए कि भैया मैं माता से बच सकूं, तो क्या कहते थे कि मैया मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, मेरे तो छोटे छोटे हाथ, मेरे वो छानी तक कहाँ तक पहुंचेंगे, ये मेरी गलती नहीं है, इसमें तो मेरे जो मित्र है ना उन्होंने ही गलती कर दी, उन्होंने माखन ना खा लिया और ना मेरे माखन लगा के भाग गए। तो देखिए ये इसमें क्या किसके बारे में बताया गया है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण क्या तर्क देते हैं। तो देखिए श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि मेरे छोटे छोटे हाथ, मैं कैसे माखन खा सकता हूं। मैंने आपको पहले ही बता देता, बचपन में अगर आपने पढ़ी हो तो बताइएगा। अगले श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। अब देखिए श्री कृष्ण अपनी माता के आने से पहले क्या कर रहे थे, वह माखन खा रहे थे, वह माखन खा रहे थे। आगे चल के देखते हैं। अब देखिए अब देखिए निम्नलिखित, अब देखिए व्याकरण आ गई है आपके पास। अब देखिए नकारात्मक वाक्यों का एक उदाहरण लिखिए। अच्छा, मैं छोले भटूरे नहीं खा रहा, नकारात्मक वाक्य। पहले वाक्य से जान लीजिए अब क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनका कोई अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों के समूह जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्दों के समूह जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें वाक्य कहते हैं। तो नकारात्मक वाक्य कौन से हो जाएंगे, जिसमें मत, नहीं, ना, इन सब का प्रयोग हो, ठीक है ना। मैं छोले भटूरे नहीं खा रहा, इसका अर्थ ये होगा। अब देखिए
चंचल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। पहले हम विलोम शब्द जान लेते हैं। विलोम मतलब होता है उल्टा, किसी शब्द का उल्टा। जैसे रात का हो जाएगा दिन, सुबह का हो जाएगा शाम, और देखिए लड़के का हो जाएगा लड़की। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अच्छा, चंचल शब्द का क्या हो जाएगा? शांत, जो बिल्कुल शांत है। अरे हवा शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। अब पर्यायवाची क्या होता है पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। पर्यायवाची वह शब्द होते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है ना। तो देखिए हवा शब्द का क्या हो जाएगा? वायु, पवन। भाई के लिए मिठाई है। अच्छा, के लिए शब्द इसमें क्या है? तो ये के लिए संपादन कारक है। तो मैं परमवीर फिर से आपसे के साथ आपके पास क्या नाम है अगली पार्ट फिर से लेके आ गया हूँ। पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और ये कहते हैं आप देखिए बत्ती भी चली गई थी स्टूडियो की, इस वजह से हम इसके लिए माफी चाहते हैं। अब हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था। तो देखिए फिर से हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पे हमने छोड़ा था अब पिछले पार्ट को। देखिए कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, कविता पे जो भी क्या नाम है प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने हैं। श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? देखिए श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को क्या क्या बताते हैं कि माता आप तो मुझसे प्यार करते नहीं हो, आप तो सारी की सारी बातों पे ऐसे ही विश्वास कर लेती हो, मैं तो माखन खाया ही नहीं है, मैं तो क्या कहते हैं गैया को क्या नाम है खाना खिलाने के लिए बाहर गया हुआ था, मेरे तो क्या नाम है मुंह पे जो बेरी है ना, वो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मेरे मुंह पे माखन लगा दिया। ये सब के सब काम किसके हैं? उनके हैं। तो देखिए जो श्री कृष्ण जी हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी माता से डांट खाने से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? बहाने बना रहे हैं। तो यही आपको इसमें कहानी में लिखना है। बाकी आप अगर चाहें तो इसमें से जो भी मैंने ये आंसर लिख रखे हैं आप ये भी लिख सकते हैं, इसके भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए क्या लिख रखा है। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया? क्योंकि वह देखिए श्री कृष्ण जी कितने मीठे अंदाज में जब प्यारे प्यारे बच्चे बोलते हैं तो क्या हो गया था, माता यशोदा का जो दिल था गुस्से से भरा हुआ था वो क्या हो गया था? पिघल गया था श्री कृष्ण जी के मासूम ऐसी शक्ल को और भोलेपन को देखकर। इसलिए उन्होंने क्या करा, क्या कहते हैं एक माता का क्या कहते हैं माता के रूप में प्यार से उन्हें गले लगा लिया और सारा का सारा गुस्सा क्या हो गया उनका? खत्म हो गया। अब देखिए यही बात मैंने इसमें कह रखी है। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को क्या क्या तर्क दे रहे थे? तो देखिए वे अपनी गलती छुपाने के लिए क्या क्या तर्क दे रहे थे कि मैं क्या कहते हैं मैया तुम तो मुझसे प्यार करते नहीं हो, मैं तो गैया को बाहर खाना खिलाने गया हुआ था, ये तो जो मेरे दोस्त है ना उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। उन्होंने मक्खन हांडी फोड़ दी और उन्होंने मक्खन खा लिया, मेरे मुंह पे देखो माखन लगा के चले गए, मेरी तो इसमें कोई गलती है नहीं। तो श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? अपनी माता से डांट खाने से बचने के लिए क्या कर रहे थे? बहाने बना रहे थे। तो यही बात मैंने देखिए इसमें लिख रखी है। आप अगर इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इसमें थोड़ी सी देर के लिए हट सकता हूं। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं और पढ़ भी लिया होगा। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तो क्या हो गया? उनका सारा का सारा क्रोध क्या हो गया? छू हो गया। किनका? माता यशोदा का। तो उन्होंने क्या करा? उन्हें गले से लगा लिया। आगे चलते हैं। आगे बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कैसे? देखिए बिहू में क्या होता है? वो असम का एक त्योहार है जो कि क्या कहते हैं वहां पे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जब फसल लगाई जाती है, फसल काटी जाती है, फसल में क्या कहते हैं बीज बोए जाते हैं, ठीक है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फसल के लगाने से लेकर बसंत के आने आने तक जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। भारत में किसका एक बड़ा हिस्सा? किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, फिर जब वह धान रोपते हैं और फिर जब अनाज तैयार हो जाने पर बिहू उत्सव आनंद से मनाया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ पर इस कथन के आधार पर समर्थन देने के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। तो देखिए लंदन से लौटने के बाद भी एंजेला के मन में क्या था? असम छाया हुआ था। वह क्या कहते हैं भारतीय नृत्य की प्रैक्टिस करती थी। उन्होंने क्या कहते हैं सारा कुछ अपना काम धंधे सब में क्या कहते हैं भारतीय नृत्य को क्या नाम है करने की कोशिश की थी।
वह खाने पीने के साथ साथ चलने फिरने, यहाँ तक कि खेलने के लिए जब जाती थी तब भी वो क्या करती रहती थी, नृत्य की प्रैक्टिस करती रहती थी, बाय बिहू नृत्य की, ठीक है ना। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी, कक्षा में भी स्वयं के कहते हैं रंग बिरंगे श्रीय और आनंदित के कार्यों को करने की कोशिश करती रहती थी कि भैया। फिर वो क्या कहते हैं बिहू नृत्य की क्या करती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, वीडियो डालती थी और उनको क्या कहते हैं प्रदर्शित करने की कोशिश करती थी लोगों के सामने कि देखिए ये भारत का नृत्य है, असम का। तो यही बात मैंने इसमें लिख रखी है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, समय के बदलने के साथ साथ स्त्रियां नृत्यों की परंपरा में क्या बदलाव आया। देखिए, पहले जब ये क्या कहते हैं, ये जो परंपरा थी, नृत्य जो था, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधानता की था, यानी कि इसे सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही लोग कर सकते थे। पुरुष ही लोग क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते थे, पुरुष ही लोग इस नृत्य को बनाते थे, ठीक है ना। और पुरुष ही लोग क्या करते थे, इसमें क्या करते हैं सारे के सारे कार्य करते थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गया, इसमें महिलाएं भी जुड़ने लग गई, फिर महिलाएं भी क्या करने लग गई, नृत्य करने लग गई। अब देखिए, पहले जो क्या कहते हैं महिलाओं को इसमें क्या नाम है, क्या कहते हैं सीखने से रोका जाता था, महिलाओं को भी सीखने के लिए इसमें क्या कहते हैं प्रोत्साहित किया जाने लगा। अब देखिए, अब इसमें आम हो गया है कि महिलाएं भी अब क्या कर सकती हैं, मंच पे डांस कर सकती हैं। पहले ये कि कहाँ तक था सीमित, मैंने बताया पुरुष तक ही था, सिर्फ वो सिर्फ लड़के ही इसमें क्या कहते हैं भाग ले सकते थे। आगे चलते हैं। अगले, एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा को कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे। देखिए देखिए, एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा अप्रैल के महीने में भारत पहुंचे थे। यह अवसर रंगोली या बोहग का था। इस माह में बैसाखी मनाई जाती थी, जिसमें किसान बीज बोते थे। जिसमें क्या करते थे किसान, बीज बोते थे। अब देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अब जब आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको 4 करने होंगे जो कि जिन पे आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, ठीक है ना। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या क्या कर रहे होते हैं। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले जब क्या कहते हैं बीज बोते हैं, फिर क्या कहते हैं बीज की रोपित करते हैं, फिर क्या किया जाता है, फिर जब बीज को क्या कहते हैं तैयार बीज को काटा जाता है, ठीक है ना। यही बात मैंने इसमें लिखी गई है, ठीक है ना। देखिए, असम में बिहू साल में 3 बार बनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं और इसे रंगोली या बोहग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रंगोली या बोहग कहते हैं। दूसरी बात, धान रोपने पर जिसे भोगोली या माघ कहते हैं, जैसे क्या नाम है धान बोते हैं। तीसरा, जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, इसे कार्तिक यानी अक्टूबर से मनाया जाता है और इसे कंगोली या काठी कहते हैं। यहां तक आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पेड़ पौधे रेशे रेशे में सूरज की किरणें अवध हैं। ईंधन को जलने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है, वह सूर्य की ही है ऊर्जा है। अब देखिए, पेड़ जो होता है हमें क्या कहते हैं तब भी ऊर्जा देता है, क्या कहते हैं ऑक्सीजन की हमारी सहायता करता है जब क्या कहते हैं वह जिंदा होता है। जब वह मृत्यु होता है तब भी वह हमारी सहायता करता है। कैसे, देखिए, पेड़ क्या करते हैं, हवा में से जो भी कहते हैं दूषित हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनको कहते हैं हमें उनको ले लेता है और हमारे को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। फिर देखिए, फिर क्या होता है, जैसे ही वो क्या कहते हैं पेड़ के अंदर मर जाता है, तो पेड़ के अंदर जो सूरज की किरणें होती है वो क्या बन के निकलती है, ऊष्मा बन के निकलती है। फिर वो क्या करती है, हमें गर्मी देती है। यही बात इसमें पंक्तियों में लिखी गई है। अब इन्हें हम पढ़ते हैं। देखिए, इन पंक्तियों का आशय यह है कि पेड़ पौधों का जीवन प्रकाश के बिना असंभव है, क्योंकि बिना भोजन खाए कोई भी जीवित नहीं रह सकता और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारी प्राणवायु है। प्राणवायु वह वायु होती है जिसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते, ठीक है ना। अब देखिए, पौधों के हर रोए में प्रकाश विद्यमान है। देखिए, हर चीज में क्या है, प्रकाश है। अब देखिए, ईंधन जलने पर जो प्रकाश व गर्मी निकलती है, वह वास्तव में सूर्य का प्रकाश
तथा ऊर्जा है, इसलिए यह कहना अतियोकित नहीं होगा, यानी कि अचंभित नहीं होगा या फिर आश्चर्य की बात नहीं होगी कि पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान है। आगे चलते हैं। मधुमक्खी वहां तितली के साथ वृक्ष की काल से घनिष्ठता है, वह दल बल सहित फूल देखने आती है। अब देखिए, आप अगर क्या नाम है आगे क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, जब क्या कहते हैं पौधों क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो क्या कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं पराग कण का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं एक हार्मोन छोड़ते हैं जो कि क्या कहते हैं बाकी के कीड़ों को बुलाता है उसके पास, तितलियों को या फिर क्या नाम है कीड़ों को, ठीक है ना। जैसे वो कीड़े उनके पास आते हैं, उन पे बैठते हैं, तो उनकी बॉडी पे कुछ ना कुछ दाने चिपक जाते हैं, फिर वो जाके क्या कहते हैं दूसरे पौधे पे बैठते हैं, फिर जो कीड़े जो वो क्या कहते हैं परागकण होते हैं उन पे जो चिपक जाते हैं, वो दूसरे पौधे पे क्या कहते हैं एक नया फूल बनके उभरने लगते हैं। ये हम क्या कहते हैं 7वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे, यही बात इसमें लिखी गई है। देखिए, मधुमक्खी व तितलियां की फूलों तथा पौधों की से मित्रता से कौन अनिभिज्ञ नहीं है, यानी कि कोई भी इससे क्या है अनिभिज्ञ नहीं है। अनिभिज्ञ मतलब क्या होता है कोई भी अनजान नहीं है, यानी मधुमक्खियां फूलों से परागकण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं, इस प्रकार वह प्रजनन प्रक्रिया में सहायता तो करती हैं, साथ साथ शहद भी चखती हैं, साथ साथ क्या करती है शहद भी चखती है। रंग बिरंगी तितलियां भी मधुपान के लिए फूलों पर मंडराती हैं, दिखाई देती है संख्या में अनगिनत मधुमक्खियां व तितलियां फूलों की शोभा बढ़ाती हैं। आगे चलते हैं। बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है, ठीक है। अब देखिए बीज के अंकुरित यानी कि बीज जो कहते हैं पौधा बनता है उसमें किस किस की सहायता से बनता है। देखिए, अब देखिए बीज को पेड़ बनने में किस किस की सहायता चाहिए होती है। तो देखिए बीज को चाहिए होती है मिट्टी की उपस्थिति, मिट्टी है तो पानी चाहिए, पानी साथ साथ क्या चाहिए सूरज चाहिए, सूरज के साथ क्या क्या चाहिए मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साथ साथ में क्या चाहिए उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर दबी होनी चाहिए, अंदर में घुसी होनी चाहिए, वरना क्या आएगा वह क्या कहते हैं पौधा नहीं बन पाएगा। और यही 4 पॉइंट मैंने इसमें लिख रखे हैं। आगे देखिए पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए पौधे अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं बच्चों क्लोरोफिल के द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें लिख रखा है हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भोजन बनाते हैं। हमारे प्रवास द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु से पौधे अपना क्या करते हैं भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है। अब देखिए वृक्ष समाप्त होने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। क्या क्या कार्य करता है देखिए पेड़ क्या करता है फिर वो ईंधन के रूप में बन जाता है, उससे क्या करते हैं हम लकड़ी जलाते हैं, वे हमारे क्या कहते हैं रोटी बनाने में काम में आता है, ठीक है ना। देखो पेड़ों की लकड़ी ईंधन तथा फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है। जैसे कि मैंने बताया था धरती पर गिरे बीज मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधे के रूप में उगने लगते हैं और फिर एक नया पेड़ बन जाता है। यही चक्कर चलता रहता है। आगे चलते हैं। आप देखिए इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हमें, इसमें 4 प्रश्न आएंगे आपके पास, कम से कम कितने आएंगे 4 प्रश्न। इन 4 में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने 3 प्रश्नों के, ठीक है ना। नौकरी की चाह में आए लोगों के नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। नौकरी की चाह में आए लोग ने अपने अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया। देर से उठने वाले
प्रातः काल उठने लगे। नौकरों की नाक में दम करने वाले नौकरों से प्यार से बोलने लगे और किताबों से घृणा करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने तक का दिखावा करने लगे। आगे चलते हैं। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। जब खिलाड़ी ने किसान को घड़ी सहित नाले में फंसा देखा तो वह किसान की सूरत देखकर समझ गया कि यह गाड़ी नाले से निकल नहीं पा रही है और बहुत देर से परेशान है तथा दुखी है। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार तथा किनकी आंखों में ईर्ष्या थी। क्यों? युवक की उदारता के कारण उसे दीवाना का पद मिला, जिसके कारण सुजान सिंह और अन्य दरबारियों की आंखों में युवक के लिए प्रति सत्कार की भावना थी, परंतु अन्य उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि उन्हें यह पद नहीं मिलता था, नहीं मिला था। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमें फिर से, अब देखिए लास्ट में जो है आपके पास क्या कहते हैं, निबंध आएगा। निबंध को कम से कम आप क्या कहते हैं, एक पेज तो दीजिए ही दीजिए, लेकिन इसमें ना कम से कम कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखिए, कुछ बना बना के मत लिखिए, करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए हमारे पास 3 निबंध है, तीनों को मैंने क्या कहते हैं सॉल्व कर रखा है अगले पेज में। अगर बाय चांस मान लीजिए आपके पास ग्राम्य ऋतु का आ गया, जैसे कि मान लीजिए ठंड का आ गया, ठंड का आ गया, या फिर क्या कहते हैं सर्दियों, ठंड के साथ साथ क्या कहते हैं बसंत का आ गया, तो आप बसंत में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए, पहले बताएंगे। अभी चलो देखिए, पहले आप बताइए कि भैया जो ग्राम्य ऋतु है वो कब से लेकर कब तक शुरू होती है। ग्राम्य ऋतु क्या नाम है, अप्रैल से जून के महीने में चलती है। अब देखिए इस समय क्या होता है, सूरज की अधिक से अधिक किरणें कहाँ पे आती है, धरती पर आती है, जिससे क्या होती है धरती का तापमान बढ़ता है। अब देखिए इसके बारे में ये लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, अब इसके बाद इसमें क्या करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जिससे क्या होता है लोगों को क्या होती है ज्यादा से ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे कई लोगों को क्या होता है बीमार भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है ना। और हमें क्या करना चाहिए उस समय, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। और हमें आम तरबूज कहते हैं ऐसी चीजें क्या नाम है खाने को भी इस समय में क्या मिलती है, खाने को मिलती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, हमें हमने देख लिए इसको पढ़ने को सोचा। भारत में वर्ष भर 6 ऋतुएं होती हैं। भारत में देखिए 6 ऋतुओं का आपको क्या कहते हैं वरदान मिला हुआ है, जिससे आप क्या कहते हैं हर जगह ऋतु का आनंद उठा सकते हैं। उनमें से ग्रामीण ऋतु एक प्रमुख ऋतु है, जिसमें से एक ग्रामीण ऋतु जो है प्रमुख ऋतु है। ये ऋतु प्राय अप्रैल से जून तक चल रहती है। ये ऋतु कब से लेकर कब तक चलती रहती है बच्चों, ये रहती है जून, अप्रैल से लेकर जून तक। इस समय सूर्य की किरणें बहुत तेज होती है, इस समय सूर्य की किरणें क्या होती है बहुत तेज होती है, और गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। गर्मी क्या पड़ती है, बहुत अधिक पड़ती है, ठीक है ना। ग्रामीण ऋतु में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। बच्चे ये बात भूल जाते हैं, उन्हें बस एक ही बात याद रहती है कि इस ग्रामीण ऋतु में हमें छुट्टी मिलती है, बाकी बातें वो लिखते ही नहीं है। फिर लोग गर्मी से बचने के लिए हल्के कपड़े पहनते हैं, ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं यानी कि, और ठंडी चीजें जैसे पानी, लस्सी, शरबत, आइसक्रीम का सेवन करते हैं, ठीक है ना। तो देखते तो मेरे मन कर रहा है। इस ऋतु में आम, तरबूज, खरबूजा और लीची जैसे स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं। ऐसी चीजें क्यों बता रहे हो। गर्मी के दिन में विद्यालयों में ग्रामीण यानी कि गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है ना। इस समय बच्चे अपने अपने परिवार के साथ बाहर घूमने के लिए जाते हैं। आप में से कई लोग क्या नाम है बाहर घूमने जाते होंगे, कई लोग क्या कहते हैं मनाली जाते होंगे, कई लोग क्या कहते हैं
क्या कहते हैं, कश्मीर जाते होंगे घूमने के लिए गर्मी की छुट्टियों में। हालांकि गर्मी ग्रामीण ऋतु में अधिक गर्मियों के कारण लोगों की को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें इस मौसम में अधिक पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमें भी पता है। और धूप से क्या रहना चाहिए, इस समय बच के रहना चाहिए, वरना हमें क्या देगा, स्किन बर्न जैसी समस्या हो सकती है, क्यों हमारी जो त्वचा है वो क्या हो सकती है, जल सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार ग्रामीण ऋतु गर्मी से भरी होने के बावजूद फलों और छुट्टियों के कारण आनंददायक भी होती है। अब देखिए मैंने इसमें 5 लाइन लिखी है, आप चाहें तो इसमें 10 लाइनें भी लिख सकते हैं। अब देखिए हिंदी पे निबंध, हिंदी के बारे में आपको निबंध लिखने को आएगा, तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हिंदी के ऊपर अगर निबंध लिखना आएगा तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हिंदी के बारे में आप बताइए कि आपका जो प्रिय विषय है उसके बारे में आप बताइए, आपको विषय क्यों पसंद है। जैसे कि मैंने हिंदी के बारे में लिखा है, क्योंकि हिंदी क्या होती है, आसान होती है, पढ़ने लायक, उसे आराम से हम पढ़ सकते हैं। हिंदी में क्या कर सकते हैं हम, अपनी बातों का क्या कहते हैं, आराम से वो क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ हमें हिंदी विषय क्यों पसंद है। जैसे कि देखिए मैंने समझाने को दिया, हर विद्यार्थी का कोई ना कोई प्रिय विषय होता है। जैसे कि मेरा भी बहुत सारे विषय हैं, जिनमें से मेरा एक विषय है मैथ, लेकिन मैंने हिंदी पे चुना है। मेरा प्रिय विषय हिंदी है, मेरा प्रिय विषय क्या है, हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह बहुत ही सरल तथा मधुर भाषा है, ठीक है ना। अब देखिए मुझे हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे हिंदी क्या पढ़ना और लिखना पसंद है, ठीक है ना। हिंदी माध्यम से हमें कहानियां कहानियां कविताएं और अनेक प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलती हैं। हिंदी पढ़ते समय मुझे नए नए शब्दों का ज्ञान भी होता है और मेरी भाषा बेहतर होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमारे हिंदी शिक्षक हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वह वह हमें कविताएं सुनाते हैं और कहानियों का अर्थ भी समझाते हैं, इसलिए हिंदी की कक्षा मुझे बहुत रोचक लगती है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं का समझने में भी मदद करती है। यह हमें अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का क्या कहते हैं, साधन प्रदान कर देती है। इस कारण हिंदी मेरा सबसे प्रिय विषय है और इसे हमेशा मन लगाकर पढ़ता हूँ। अब मैंने देखिए, अब इसके बाद आपके पास आता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पे भी आप चाहे तो बहुत सारी लाइन लिख सकते हैं, मैंने 5 लाइन लिखने की कोशिश की है, बाकी सारी लाइनें आ नहीं पा रही थी, ठीक है ना। आगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में 5 लाइन लिखी गई है हमारे क्या कहते हैं, एडिटरों के द्वारा, ठीक है ना। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गर्व पर्व है, यानी कि बहुत ही वो है, दिवस है एक तरह का। यह हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था, 1947 में, 2014 में नहीं। अरे इस दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने चाहिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू जैसे वीरों के ने देश की आजादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। इस दिन पूरे देश में बड़े उत्सव के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, कार्यालयों और सरकारी संस्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। स्कूलों में भाषण, गीत, नृत्य और देशभक्ति कार्यक्रम होते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें देश से प्रेम करना और अपने कर्तव्यों को निभाने सिखाता है।
हमें अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस हमें अपने देश के लिए गर्व और सम्मान की भावना से भर देता है। आप चाहें तो इसमें और भी लाइनें जोड़ सकते हैं, चाहे तो। अब देखिए आपके पास में देखिए लेटर आएगा, तो क्या कहते हैं पत्र आएगा। आप या तो अपने मित्र को लिखिए या तो आप इस पे लिखिए, आपकी मर्जी है। अब देखिए मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप अपने मित्र को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए मित्र को लिखते समय आप ऐसा क्या कहते हैं फॉर्मेट तैयार कर रखेंगे, ठीक है ना। प्रिय मित्र, आशा करता हूं आपको पहले क्या नाम है उसे वो देंगे, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, आप उसको वो देंगे कि भैया मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ठीक होंगे, आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ होगे और प्रसन्नचित होंगे, ठीक है ना। बहुत आपके परिवार में सबके सब सुमंगल होंगे, आप सब कुछ ठीक होंगे। आपको ऐसे बात करनी है उससे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, ठीक है ना। मैं ये पत्र तुम्हें अपने जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। इस वर्ष मेरा जन्मदिन बहुत ही खास होगा, इस समय मेरा जन्मदिन क्या होगा, बहुत ही खास होगा, और मैं चाहता हूं कि तुम इस खुशी के मौके पर मेरे साथ शामिल हो। आप किसके साथ शामिल होंगे, अपने दोस्त को बोलोगे कि आप मेरे साथ शामिल हो, ठीक है ना। मेरे जन्मदिन का समारोह मेरे घर पर होगा। कहां पे होगा आपका जन्मदिन का समारोह, अपने घर पर होगा, जो कि 15 अप्रैल को शाम 6 बजे से शुरू होगा। वहां हम केक काटेंगे, खेल खेलेंगे और साथ में अच्छा समय बिताएंगे। तुम्हारे आने से यह दिन भी यादगार बन जाएगा। कृपया अपनी इस उपस्थिति की पुष्टि मुझे जल्द से जल्द भेज देना, ताकि मैं सभी व्यवस्था ठीक कर सकूं। फिर आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आप लिखेंगे कि तुम्हारा आने का इंतजार रहेगा, तुम्हारा प्रिय मित्र या फिर तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम लिखेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए मैंने 15 अप्रैल लिखा है, आपकी मर्जी है, आपका जन्मदिन जिस दिन आता है आप उस दिन लिखेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी सभी डेट लिख सकते हैं आप चाहे तो, 15 अप्रैल लिख सकते हैं, 16 अप्रैल लिख सकते हैं, आपका जन्मदिन जिस दिन आता है आपको उस दिन डेट लिखनी है, ठीक है ना। अगला देखिए प्राचार्य को पत्र लिखने का तरीका। देखिए सबसे पहले आप प्राचार्य को सेवा में लिखेंगे, फिर प्राचार्य या फिर महोदय लिखने के बाद फिर आपको नाम विद्यालय का नाम, विद्यालय कहाँ पे स्थान उसका जगह, फिर विषय क्या होगा आपका, फिर विषय के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। विषय ऐसे होगा, देखिए प्रार्थना सभा बिहू नृत्य प्रस्तुत करने के अनुमति हेतु हर चीज में अनुमति हेतु का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब देखिए महोदय या फिर महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा, पहले आप बताएंगे कि आप कौन क्या है, आप कौन है, कि मैं आपकी कक्षा कि मैं कक्षा कौन सी क्लास का विद्यार्थी हूँ, छठी क्लास का, क्योंकि छठी क्लास का है, छठी का, ठीक है ना, छठी कक्षा का छात्र या फिर छात्रा हो, ठीक है ना। आगे लिखेंगे मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि आगामी प्रार्थना सभा में हम विद्यार्थी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप, लोक नृत्य बिहू प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह नृत्य हमारी भारतीय संस्कृति और विविधता को दर्शाता है तथा इससे सभी विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों की परंपराओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, हमें प्रार्थना सभा बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी विद्यार्थी पूरी तरह और अनुशासन के साथ प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद क्या कहेंगे बहुत दिए, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद आप ये कहते हैं, नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए, नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप कक्षा लिखेंगे, कक्षा लिखने के बाद आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रोल नंबर लिखेंगे, फिर आप क्या कहते हैं यहाँ पे तारीख लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप क्या कहते हैं इसे खत्म कर देंगे। इसके साथ
देखिए हमारा क्या कहते हैं, ये जो क्लास थी हमारी अब आज खत्म होती है।